नमस्कार साथियों आज से हम डिस्कस करने वाले हैं सतह रसायन के बारे में। सरफेस केमिस्ट्री वाला जो है ये चैप्टर लिया है आज से, और इस चैप्टर के सिस्टेमेटिक आपको सारे टॉपिक्स के वीडियो मिल जाएंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, यूनिट फर्स्ट पढ़ चुके हैं, सभी वीडियोज़ अवेलेबल है प्लेलिस्ट में। यूनिट सेकंड पढ़ चुके हैं जिसके वीडियो अवेलेबल हैं, थर्ड के हैं, फोर्थ के हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियो भी अवेलेबल हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट भी हो चुका है, उसके वीडियो अवेलेबल हैं। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट यूनिट भी हो चुका है, उसके भी वीडियो चैनल पर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो साथियों आज शुरू करते हैं सतह रसायन। सतह रसायन कहो तो भी ठीक है, पृष्ठ रसायन कहो तो भी ठीक है, या फिर सरफेस केमिस्ट्री कहो तो भी ठीक है। मतलब आज का जो ये वीडियो, ये जो टॉपिक है सतह रसायन, मतलब जो भी प्रोसेस होगी वो सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। किसी भी पदार्थ के सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन किसके अंतर्गत होता है? सतह रसायन के अंतर्गत होता है, सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत होता है। अब क्या होता है कि कोई भी पदार्थ होता है, हर एक पदार्थ की क्या होती है? सरफेस होती है, सतह होती है। तो जो इसको जो कहते हैं, किसी पदार्थ के जो ऊपर जो है, इसको क्या कह रहे हैं अपन? ये जो है सतह है, इसको कह रहे हैं अपन सतह, है ना। कोई भी पदार्थ है उसकी ये वाली जगह क्या कहलाती है? सतह कहलाती है। इसको कहेंगे अपन सतह। और इसको कहते हैं अपन स्थूल। क्या कहते हैं? स्थूल या बल्क। स्थूल या क्या कहते हैं? बल्क कहते हैं। सतह या सरफेस, ऊपरी सतह को क्या कहेंगे अपन? सरफेस कहेंगे, सतह या सरफेस। ये पूरा जो है अंदर जी बाकी जगह जो क्या है? स्थूल या बल्क कहते हैं। तो कोई भी पदार्थ में ये दोनों चीजें विद्यमान रहती हैं, एक तो उसकी सरफेस और एक उसका पूरा बल्क। ठीक है, बल्क या स्थूल कह सकते हैं। तो ये जो सतह पर जो घटना होती है उसको क्या कहते हैं? अधिशोषण। जो भी सतह पर घटना होती है उसको कहा जाता है भैया अधिशोषण। क्या कहा जाता है? अधिशोषण। सतह पर होने वाली घटनाओं को क्या कहते हैं अपन? अधिशोषण कहते हैं। और जो पदार्थ होता है उसको कहते हैं भैया अधिशोषक। क्या कहते हैं? अधिशोषक। तो इस वाले जो चैप्टर में सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड बस आपको मालूम होना चाहिए वर्ड के बारे में, कि किस वर्ड का क्या मीनिंग्स हो रहा है, क्या अर्थ है किस वर्ड का। अगर ये सारी चीजें अगर आपको मालूम हो गई तो ये चैप्टर जो है आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। नहीं तो इन वर्ड में खोए रहोगे कि आपके सामने वर्ड आया कि भैया अधिशोषण, भैया अधिशोष, भैया अधिशोषक, ठीक है, भैया शोषण क्या है, अवशोषण क्या है। तो अगर ये वर्ड आपके माइंड में फिट हो गए और इन वर्ड का आपको मीनिंग अगर आपको समझ में आ गया तो फिर इस चैप्टर को पढ़ने में आपको मजा आएगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो एक एक करके अपन सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, तो सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है, सतह रसायन के अंतर्गत किया जाता है। देखिए सतह रसायन क्या है? तो यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सतह पर होने वाली विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। सतह रसायन क्या है? सरफेस केमिस्ट्री क्या है? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सतह पर होने वाली विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री। समझ में आ गया? मतलब जो भी सरफेस पर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, सरफेस पर जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उसके बारे में बात हो रही है। देखिए अब बात करते हैं अधिशोषण। भैया अधिशोषण को अंग्रेजी में कहते हैं एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन कहते हैं अधिशोषण को। तो गैस या विलयन में घुलित, ठीक है, गैस या विलयन में घुलित कोई भी विलेय पदार्थ, अगर जैसे कि ये विलयन में कोई विलेय पदार्थ घुलित है ना, कोई भी विलेय पदार्थ है, और विलेय पदार्थ कहां पर आके बैठ रहा है? इसकी सतह पर आके चिपक रहा है। कोई विलेय पदार्थ इसकी सतह पर आके चिपक रहा है, इसको क्या कहूंगा? विलेय पदार्थ है इसके अंदर और कोई पदार्थ है तो इसकी सतह पर आके चिपक रहा है, इसको क्या कहूंगा मैं? अधिशोषण कहूंगा। क्या कहूंगा? अधिशोषण। तो गैस या विलयन, तो अभी यहां पे ये विलयन ले रखा आपने, तो विलयन में घुलित विलेय पदार्थ का जो भी ले रखा आपने अंदर जो पदार्थ है, ठोस या द्रव की सतह पर एकत्रित होना अधिशोषण कहलाता है। सतह या पृष्ठ पर अधिशोषित पदार्थ, सतह या पृष्ठ पर अधिशोषित पदार्थ अधिशोष कहलाता है। मैं ये कहूं, समझना भैया, अगर जो कोई भी पदार्थ, ये पदार्थ, इस पदार्थ पर कोई पदार्थ अधिशोषित हो रहा है, तो ये जो पदार्थ है ना, ये वाला, इसको क्या कहूंगा मैं? इसको कहूंगा मैं अधिशोष्य।
ध्यान से सुनिएगा, इसको कहूंगा अधिशोष्य। जैसे यहां पर इस पदार्थ पर यहां पर क्या कहूंगा, इसको क्या कहूंगा मैं, अधिशोष्य। अधिशोष्य वर्ड ध्यान रखना, यही काम में आएंगी ये चीजें ही। अधिशोष्य, ये क्या है, अधिशोष्य। देखिए सतह या पृष्ठ पर अधिशोषित पदार्थ अधिशोष्य तथा द्रव अथवा ठोस जिसकी सतह पर अधिशोषण हो रहा है उसको क्या कहेंगे, अधिशोषक। अधिशोषक। और यहां पर जो घटना घटित हो रही है उसको क्या कहेंगे, अधिशोषण। यहां पर जो घटना घटित होगी उस घटना को क्या कहेंगे भैया, यहां पर जो घटना घटित हो रही है उस घटना को क्या कहेंगे, अधिशोषण। वर्ड समझ में आ रहा है भैया। जो पदार्थ यहां पर कोई भी विलेय पदार्थ जो यहां पर इसकी सतह पर अधिशोषित हो रहा है उस पदार्थ को कहेंगे अधिशोष्य। और जिस पदार्थ की सतह पर कोई पदार्थ आकर अधिशोषित हो रहा है उसको कहेंगे अधिशोषक। और ये जो प्रक्रिया है इसको क्या कहेंगे, अधिशोषण। वर्ड समझना। एक बार और पढ़ लेते। सतह या पृष्ठ पर अधिशोषित पदार्थ अधिशोष्य, एड्सॉर्बेट। क्या कहते हैं उसको, एड्सॉर्बेट। सतह या पृष्ठ पर अधिशोषित पदार्थ अधिशोष्य तथा द्रव या ठोस जिसकी सतह पर, द्रव या ठोस, ये पदार्थ हो गया, द्रव या ठोस जिसकी सतह पर अधिशोषण होता है उसे क्या कहते हैं, अधिशोषक कहते हैं। समझ में आ रहा ना। जैसे कि मैं मान के चलूं कि कोई ये पदार्थ है, इस पदार्थ के ऊपर धूल के पार्टिकल जम रहे हैं। समझना मेरी बात को। ये पेन है और इस पेन के ऊपर धूल के पार्टिकल आके जम रहे हैं। तो जो धूल के पार्टिकल होंगे उनको क्या कहूंगा मैं, अधिशोष्य। उसको क्या कहूंगा मैं, अधिशोष्य। और इस पदार्थ, इसको पेन को, ये क्या हो गया, इसकी सतह पर चिपक रहे, तो ये क्या हो गया, अधिशोषक। और ये जो चिपकने की प्रक्रिया है वो क्या है, अधिशोषण। तो अधिशोषण में वापस अपन आगे पढ़ेंगे भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। समझ में आ रहा ना। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण ये चीजें अपन आगे फिर पढ़ेंगे। अब देखिए, सतह या पृष्ठ पर अधिशोषित पदार्थ अधिशोष्य तथा द्रव अथवा ठोस जिसकी सतह पर अधिशोषण होता है अधिशोषक कहलाता है। अब बात करूं कि विशोषण, तो मैंने ये कहा अभी कि मेरे इस पेन पर धूल के पार्टिकल आके जम गए। ठीक है, धूल के पार्टिकल आके जम गए दुर्बल वान डेर वाल्स बल के अट्रैक्शन के कारण, या कांच की सतह पर कोई धूल के पार्टिकल जम गए, तो कांच जो है वो तो क्या हो गया, अधिशोषक। और जो धूल के पार्टिकल जमे वो क्या हो गए, अधिशोष्य। क्या कहेंगे, अधिशोष्य। अब वापस अगर दुर्बल वान डेर वाल्स बल के कारण वो अट्रैक्ट हैं, धूल के पार्टिकल चिपके हुए हैं, तो वापस क्या होगा, उनको हटा भी सकते हैं। तो उनके धूल को पार्टिकल को वापस हटाने की प्रक्रिया, ये अधिशोषक पदार्थ हो गया। धूल के पार्टिकल चिपक गए, वो क्या थे, अधिशोष्य। तो उनको अधिशोष्य को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहूंगा मैं, विशोषण कहूंगा। देखिए विशोषण, तो अधिशोषित पदार्थ को अधिशोषण पृष्ठ से हटाने की प्रक्रिया को विशोषण कहते हैं, डिसोर्प्शन कहते हैं। विशोषण किसे कहते हैं, तो अधिशोषित पदार्थ को अधिशोषण पृष्ठ से हटाने की प्रक्रिया को विशोषण कहते हैं। बहुत सिंपल चीज है, अधिशोषण, अधिशोषक, ठीक है, अधिशोष्य, ये चीजें समझ में आ रही ना। अधिशोष्य, अधिशोषक को कहते हैं एड्सॉर्बेंट, अधिशोष्य को कहते हैं एड्सॉर्बेट, ठीक है। अधिशोषण को कहते हैं एड्सॉर्प्शन और अवशोषण को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। ये चीजें, ये मीनिंग आप समझ लेना, मजा आ जाएगा। ये इसमें जो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना ना, बहुत सारी चीजें इसमें सारगर्भित चीजें आ गई। ये पूरी सारी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे अगर आपने ये चीजें, ये वर्ड सारे अच्छी तरह से समझ लिए हैं तो। ओके, देखिए विशोषण किसे कहते हैं, तो अधिशोषित पदार्थ को अधिशोषण पृष्ठ से हटाने की प्रक्रिया को विशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशोषण। और विशोषण की प्रक्रिया जो होती है भौतिक अधिशोषण में ही होती है, रासायनिक अधिशोषण में नहीं होगी। भौतिक अधिशोषण जो होता है वो उत्क्रमणी प्रोसेस है, मतलब अगर इस पेन पर धूल के पार्टिकल आकर जम गए तो वापस उसको हटा सकते हैं, तो ये हो गया उत्क्रमणीय। और अगर मैं नहीं हटा सकता
तो वो हो गया अनुत्क्रमणीय। क्या हो जाएगा? अनुत्क्रमणीय। अब देखो अधिशोषण व अवशोषण में अंतर, देखो कितने सारे वर्ड आ रहे हैं। अब आ रहा है अधिशोषण और अवशोषण, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अधिशोषण अलग चीज है और अवशोषण अलग चीज है। अधिशोषण में क्या हो रहा है? अधिशोषण सिर्फ पृष्ठीय घटना है, पृष्ठ पर सतह पर होने वाली घटना है अधिशोषण। और अवशोषण क्या है? संपूर्ण पदार्थ में, मतलब सतह पर और स्थूल में सभी जगह विस्तृत हो जाते हैं। जो भी पदार्थ आ रहा है वो पूरा उसमें मिल जाता है, उसके मॉलिक्यूल पूरी तरह से अंदर चले जाते हैं। जैसे कि कोई स्पंज ले रहा हूँ, स्पंज समझते हो, स्पंज ले रहा हूँ और स्पंज को किसमें डुबो रहा हूँ? उसके पानी में डुबो रहा हूँ, तो पानी के जो मॉलिक्यूल उसके सतह पर भी अंदर भी सभी तरफ चले जाएंगे। तो ये हो गया, इसको कहूँगा मैं अवशोषण। क्या कहूँगा मैं? अवशोषण। कहीं भी पानी ढुल गया, स्पंज को डालो, वो स्पंज पानी सोख लेगा, सतह में भी पानी रहेगा और अंदर भी पानी रहेगा, मतलब उसके स्थूल में भी रहेगा। ये स्थूल हो गया, ये सतह हो गई। स्थूल में भी पानी है, सतह पर भी पानी है, तो इसको कहूँगा मैं अवशोषण। अवशोषण कहूँगा। क्या कहूँगा? अवशोषण या एब्जॉर्प्शन। अवशोषण या एब्जॉर्प्शन। अधिशोषण या सिर्फ फर्क कितना? अधिशोषण यहाँ पर AD लगा हुआ है, यहाँ पे AB लगा हुआ है। D की जगह B लगा दो, अर्थ अलग हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन मतलब सतह पर, अवशोषण मतलब सतह पर भी है और स्थूल में भी है, दोनों तरह जो पदार्थ वितरित हो रहा है। देखिए जब किसी पदार्थ के अणु दूसरे पदार्थ के सतह के अंदर तक पहुंच जाते हैं। जब किसी पदार्थ, जैसे कोई पदार्थ यहाँ पे था, किसी पदार्थ के अणु, ये दूसरा पदार्थ है, ये यहाँ पे अलग पदार्थ है, ये अलग पदार्थ है। जब किसी पदार्थ के अणु दूसरे पदार्थ के सतह के अंदर तक पहुंच जाते हैं तो इसको भैया मैं कहूंगा अवशोषण। याद हो गया? जब किसी पदार्थ के अणु, कोई भी पदार्थ लिया, उस पदार्थ के अणु दूसरे पदार्थ के सतह के अंदर तक पहुंच जाते हैं तो इसको क्या कहूंगा मैं? अवशोषण कहूंगा। समझ में आया? अवशोषण कहलाती है ये प्रक्रिया। अवशोषण में विसरण भी अंतर्निहित है, मतलब एक तरह से विसरण भी हो रहा पूरी तरह से। जो पदार्थ दूसरे पदार्थ के अणु, एक पदार्थ के अणु दूसरे पदार्थ के अणु में पूरी तरह से क्या है? विसरित है। तो अवशोषण में विसरण भी अंतर्निहित है, इसलिए यह क्या है? मंद प्रक्रम है। अवशोषण धीरे 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 होता रहता है, चलती रहती है प्रोसेस अवशोषण की, लंबे टाइम तक चलती है अवशोषण की प्रोसेस। अधिशोषण में दूसरे पदार्थ के अणु केवल सतह तक ही सीमित रहते हैं। अधिशोषण में जो भी पदार्थ हैं, दूसरे पदार्थ के अणु कहाँ तक सीमित रहेंगे? सिर्फ सतह तक ही सीमित रहेंगे। अधिशोषण में दूसरे पदार्थ के अणु सतह पर तक ही सीमित रहेंगे, अंदर तक नहीं जाएंगे, इसको कहेंगे अधिशोषण। दूसरे पदार्थ के अणु केवल सतह तक ही सीमित होते हैं, इसलिए यह अवशोषण से क्या है? भिन्न है, दोनों अलग अलग है। अधिशोषण अलग चीज है, अवशोषण अलग चीज है। एग्जाम्पल लिया देखो, स्पंज जल को अधिशोषित करता है, अवशोषित करता है। अभी मैंने बताया था स्पंज जल को क्या करेगा? अवशोषित करेगा, मतलब जल के जो मॉलिक्यूल है उस स्पंज के सतह पर भी होंगे और अंदर तक भी चले जाएंगे। तो ये घटना क्या हो गई? अवशोषण हो गई। क्या हो गई? इस घटना को क्या कहूंगा मैं? अवशोषण। स्पंज जल को अवशोषित करता है, जबकि अमोनिया व कई अन्य गैसें, जैसे चारकोल का पाउडर लिया, अब चारकोल का पाउडर लेने पर अमोनिया या दूसरी जो गैसें होगी वो कहाँ पे होगी? इसके सतह पर ही विद्यमान रहेगी। अमोनिया व कई अन्य गैसें चारकोल द्वारा अधिशोषित होती है। क्या होती है? अधिशोषित होती है। तो उस चारकोल के जो चारकोल जो पदार्थ है उसकी सतह पर ही अमोनिया या अन्य गैसें क्या होगी? अधिशोषित होगी। तो इसको कहूँगा मैं अधिशोषण। मेरी बात समझ रहे होंगे? तो ये सारी चीजें समझ में आई, एक एक वर्ड समझ में आया। अधिशोषण, अधिशोष, अवशोषक, ठीक है, अधिशोषक, कितने सारे वर्ड हैं, मजेदार वर्ड हैं। सारे वर्ड का सार इसमें आ गया। अब बात करते हैं एक और अलग चीज है, शोषण। कहते हैं भैया उसका तो बहुत शोषण हो रहा है। क्या हो रहा? शोषण। तो शोषण जो क्या है घटना, ये कह सकते हैं कि शोषण में क्या होगा कि कभी कभी यह भी संभव है कि एक ही पदार्थ दूसरे का क्या करे? अधिशोषण व अवशोषण करे। कभी कभी एक ही पदार्थ दूसरे का अधिशोषण व अवशोषण करे, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? अपन क्या कहेंगे? शोषण कहेंगे।
मतलब उसकी सतह पर भी पार्टिकल जम रहे हैं। देखो कोई पदार्थ है, उसकी सतह पर भी क्या है, पार्टिकल इकट्ठे हो रहे हैं, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, सतह पर पार्टिकल इकट्ठे होने के बाद थोड़ी टाइम बाद धीरे धीरे क्या होने लग गया, अवशोषण होने लग गया, धीरे धीरे होने लग गया। अवशोषण में तो क्या होता है, फास्टली अवशोषण हो रहा है, स्पंज डायरेक्टली अवशोषण हो रहा है, तो उसको अपन ने अवशोषण करा। अब बात करें शोषण, शोषण में क्या हो रहा है, पहले अधिशोषण हुआ, अब धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो पार्टिकल है बाहर अधिशोषित के पार्टिकल ये अंदर की तरफ विसरित होने लग गए। अब अंदर की तरफ विसरित होने लग गए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों ही घटनाएं घटित हो रही है, अधिशोषण प्लस अवशोषण दोनों हो रहे हैं, अधिशोषण भी हो रहा और अवशोषण भी हो रहा है, तो इसको क्या कहूंगा मैं, शोषण हो रहा है भैया इसका। तो कभी कभी यह भी संभव है कि एक ही पदार्थ दूसरे का एक साथ अधिशोषण व अवशोषण करे, अधिशोषण करे व अवशोषण करे, तो इस प्रक्रिया को क्या कहूंगा मैं, शोषण। मतलब पहले तो उसका क्या हुआ, अधिशोषण हुआ, ठीक है, मतलब पहले तो क्या है, बाहर वाले उसको क्या कर रहे थे, प्रताड़ित कर रहे थे, फिर अंदर वाले भी प्रताड़ित करने लग गए, तो ये क्या हो गया, शोषण हो गया भैया। समझना। कभी कभी यह भी संभव है कि एक ही पदार्थ दूसरे का एक साथ अधिशोषण व अवशोषण करे, इस प्रक्रिया को कहूंगा मैं शोषण। यदि चारकोल को हाइड्रोजन गैस के संपर्क में लाया जाए, चारकोल को हाइड्रोजन गैस के संपर्क में लाया जाए, ये चारकोल को हाइड्रोजन गैस के संपर्क में लाया जाए तो हाइड्रोजन गैस चारकोल की सतह पर क्या हो जाएगी, अधिशोषित हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस चारकोल की सतह पर क्या हो जाएगी, अधिशोषित हो जाएगी, ठीक है, अधिशोषित हो गई। लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या होगा कि ये हाइड्रोजन गैस इस चारकोल के अंदर तक पहुंचने लग गई, हाइड्रोजन गैस चारकोल की सतह पर अधिशोषित हो जाती। कुछ समय बाद हाइड्रोजन गैस चारकोल की भीतरी सतह में विसरित हो जाती है। इस स्थिति में चारकोल द्वारा हाइड्रोजन गैस का क्या हो गया, शोषण हो गया। क्या हो गया, शोषण हो गया। समझ में आया। अधिशोषण के बाद अवशोषण हो रहा तो उसको कह रहे शोषण। क्या कह रहे, शोषण। अब एक बार और पढ़ लेते हैं, अधिशोषण व अवशोषण में क्या अंतर है। तो जब किसी पदार्थ के अणु दूसरे पदार्थ के सतह के अंदर तक पहुंच जाते हैं, जब किसी पदार्थ के अणु दूसरे पदार्थ के सतह के अंदर तक पहुंच जाते हैं, तब उसे क्या कहेंगे, तब इस प्रक्रिया को अवशोषण या एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अवशोषण में विसरण भी अंतर्निहित है। अवशोषण को क्या कह रहे हैं अपन, विसरण भी अंतर्निहित है, इसलिए यह क्या है, मंद प्रक्रम है। अवशोषण की प्रक्रिया क्या है, धीरे 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 चलती रहती है, इसको कहूंगा मैं अवशोषण। तो मेरे हिसाब से भैया ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। देखो, अधिशोषण में दूसरे पदार्थ के अणु केवल सतह तक ही सीमित रहते हैं। अधिशोषण में दूसरे पदार्थ के अणु, जैसे ये पदार्थ है, दूसरे पदार्थ के अणु केवल सतह तक ही सीमित रहते हैं, सतह तक ही सीमित रहते हैं, इसलिए यह अवशोषण से क्या है, भिन्न है। मतलब अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है। तो इस चैप्टर में अपने को अधिशोषण के बारे में ही ज़्यादा जानकारी लेनी है। अधिशोषण के बारे में ही ज़्यादा विस्तृत चर्चा होगी इस चैप्टर में। ओके, उदाहरण, स्पंज जल को अवशोषित करता है, जबकि अमोनिया व कई अन्य गैसें चारकोल द्वारा क्या होती हैं, अधिशोषित होती हैं। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और आपको पूरा रिपीट कर देते हैं, पूरा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं सतह रसायन, सरफेस केमिस्ट्री क्या है। तो यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सतहों पर, सरफेस पर होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, सतह रसायन कहते हैं। अब बात करते हैं अधिशोषण क्या है। तो कोई भी गैस या विलयन में, किसी भी गैस में या विलयन में घुलित विलेय पदार्थों का ठोस या द्रव की सतह पर एकत्रित होना क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। ठीक है, किसी गैस या विलयन में घुलित विलेय पदार्थ है ना, पदार्थों का ठोस या द्रव की सतह पर एकत्रित होना क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। ठीक है, अधिशोषण एक तरह से द्रव की सतह पर भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ठोस की सतह पर ही हो। मतलब जो जैसे पानी है, पानी के ऊपर कुछ पार्टिकल आके उसके ऊपर की सतह पर बैठ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, द्रव की सतह पर भी तो हो रहा है अधिशोषण। द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है, दोनों ही कंडीशन में
ये हो सकता है। अब क्या होता है कि अपन क्या कहते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में क्या कहते हैं कि कोई भी एटम होता है उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। जैसे कार्बन की वैलेंसी होती है 4। तो कोई भी जो पदार्थ होता है, अब अंदर की सतह पर तो सभी जगह क्या है, सभी वैलेंसी क्या है, संतुष्ट है। ठीक है, अंदर की ओर तो क्या है, सभी वैलेंसी क्या होती है, उस पदार्थ की क्या रहती है, संतुष्ट रहती है अंदर की तरफ। लेकिन जब जो पृष्ठ पर रहता है, अब पृष्ठ पर उसकी वैलेंसी क्या है, संतुष्ट नहीं है, फ्री है। तो उसी के कारण क्या होंगे कि कोई दूसरे अणु आकर उसकी सतह पर आके धीरे धीरे क्या होने लग जाएंगे, चिपकने लग जाएंगे। और इस घटना को क्या कहेंगे, अधिशोषण कहेंगे। अब अधिशोषण में क्या होता है, एक तो नॉर्मल कंडीशन में आकर सिर्फ आके चिपक रहे हैं तो उसको कहेंगे भौतिक अधिशोषण। लेकिन रासायनिक अधिशोषण में क्या होती है, थोड़ी बॉन्डिंग हो जाती है। क्या होती है, बॉन्डिंग हो जाती है। भौतिक अधिशोषण में क्या है, मल्टी लेयर बनती है, और रासायनिक अधिशोषण में मल्टी लेयर नहीं बनती है। ठीक है, रासायनिक अधिशोषण में मल्टी लेयर नहीं बनती है। इसके बाद में अपन वही चीज पढ़ेंगे, रासायनिक अधिशोषण और भौतिक अधिशोषण में डिफरेंस क्या है। समझ में आ गया ना। देखो अधिशोषण वापस एक बार, गैस या विलयन में घुलित विलेय पदार्थों का ठोस या द्रव की सतह पर एकत्रित होना अधिशोषण कहलाता है। सतह या पृष्ठ पर अधिशोषित पदार्थ सतह या पृष्ठ पर अधिशोषित पदार्थ क्या है, अधिशोष्य। मैंने बता दिया ना आपको, यहां पर जो एकत्रित पदार्थ उसको क्या कहूंगा मैं, अधिशोष्य। तथा द्रव अथवा ठोस जिसकी सतह पर अधिशोषण होता है उसको क्या कहूंगा मैं, अधिशोषक। क्या कहूंगा, अधिशोषक कहलाता है। विशोषण किसे कहते हैं, तो वापस जो अधिशोष्य है उसको हटाना, अधिशोषक की सतह से क्या कहूंगा, विशोषण। तो अधिशोषित पदार्थों को अधिशोषण पृष्ठ से हटाने की प्रक्रिया को विशोषण कहते हैं। अधिशोषण व अवशोषण में अंतर, तो जब किसी पदार्थ के अणु दूसरे पदार्थ के सतह के अंदर तक पहुंच जाते हैं तब वह प्रक्रिया अवशोषण कहलाती है। अवशोषण में विसरण भी अंतर्निहित है, इसलिए यह मंद प्रक्रम है। अधिशोषण में दूसरे पदार्थ के अणु केवल सतह तक ही सीमित होते हैं, इसलिए यह अवशोषण से भिन्न है। एग्जाम्पल, स्पंज जल को अवशोषित करता है, जबकि अमोनिया व कई अन्य गैसें चारकोल द्वारा क्या होती है, अधिशोषित होती हैं, मतलब सतह पर ही रहती हैं। शोषण क्या है, कभी कभी यह भी संभव है कि एक ही पदार्थ दूसरे का एक साथ अधिशोषण व अवशोषण करे, इस प्रक्रिया को शोषण कहते हैं। यदि चारकोल को हाइड्रोजन गैस के संपर्क में लाया जाए तो हाइड्रोजन गैस चारकोल की सतह पर अधिशोषित हो जाती है। कुछ समय बाद हाइड्रोजन गैस चारकोल की भीतरी सतह में भी क्या हो जाती है, विसरित हो जाती है। इस स्थिति में चारकोल द्वारा हाइड्रोजन गैस का क्या हो गया, शोषण हुआ, इसको कहेंगे शोषण। तो कई सारे आपके वर्ड क्लियर हुए होंगे इस लेक्चर में। यह लेक्चर आपके लिए बहुत फायदेमंद है। सभी अपने दोस्तों को आप शेयर कीजिएगा, सभी को बताइएगा इस लेक्चर के बारे में कि ये इंटरेस्टेड लेक्चर है। और अगर सरफेस केमिस्ट्री कंप्लीट करना है तो ये लेक्चर दिखे बिना सरफेस केमिस्ट्री अधूरी रह जाएगी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अपन शुरुआत करते हैं अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से इसका। हाँ तो साथियों, अपनों ने सारी डेफिनेशन पढ़ ली, अधिशोषण, अवशोषण, शोषण, विशोषण, अधिशोषक, ये सारी चीज़ें अपनी कंप्लीट होने के बाद अपन अब बात करते हैं अधिशोषण में ही दो प्रकार होते हैं, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। अगर आपको समझ में न आए तो डबल से वीडियो देख लेना, पक्का आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। रिपीट कीजिएगा, ये चैप्टर जो है डबल रिवीजन का है, रिपीट करोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब देखो, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण है, दोनों जगह अधिशोषण ही है। मतलब कुल मिला के अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर भी अधिशोषण हो रहा है और यहाँ पर भी अधिशोषण हो रहा है, ये अधिशोषण हो रहा है, और अगर इधर बात करूं तो इधर भी अधिशोषण ही हो रहा है। मतलब ये पृष्ठ पर ही हो रहा है, ये सारी चीजें कहां पर हो रही है, पृष्ठ पर ही संपन्न हो रही है, सतह पर ही संपन्न हो रही है। इसके स्थूल में या बल्क में ये चीजें संपन्न नहीं हो रही है। ठीक है, कोई भी पदार्थ जो है सतह से आगे नहीं जा पा रहा है। यहाँ पर भी कोई पदार्थ है, जैसे एक पदार्थ ही हो गया और दूसरा पदार्थ इसकी सतह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, सतह पर आकर कोई पदार्थ रुक गया है। अब आपको सीधा सट बताता हूं कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। अब क्या हो रहा, भौतिक अधिशोषण में जो है, अगर कांच की सतह पर कोई धूल के पार्टिकल चिपक गए हैं एक अट्रैक्शन फोर्सेस के कारण, वान डर वाल्स अट्रैक्शन के कारण, तो उसकी सतह से वापस हटा दिए तो इसको कह दिया भौतिक अधिशोषण। अब क्या होगा, जितना ज़्यादा टाइम होगा
उतने ज़्यादा उसके ऊपर धूल की परत जमती जाएगी। कांच के ऊपर कि भैया कल तो इतनी सी परत थी, कहते हैं ना कि इतने दिन से सफाई नहीं की तो बहुत इतनी बड़ी लेयर बन गई है ना, कि धूल इतनी इतनी जम रही है, वहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर धूल जम रही है यार। कहा जाता है ना कि उसके रूम में सफाई नहीं हुई, ये नहीं हुआ, तो वो क्या हो गया, मतलब लेयर के ऊपर लेयर चढ़ती जा रही है। तो इस प्रक्रिया को कह रहे हैं अपन भौतिक अधिशोषण। मतलब भौतिक अधिशोषण में एक तो क्या बनती है, अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो मल्टी लेयर बनती है, लेयर के ऊपर लेयर चढ़ती जा रही है, इसको कह रहे हैं भौतिक अधिशोषण। लेकिन ये जो भौतिक अधिशोषण है ये दुर्बल वान डेर वाल्स या वान डेर वाल्स अट्रैक्शन के कारण मॉलिक्यूल जो है अट्रैक्ट है ना इस पदार्थ पर, इस पदार्थ के मॉलिक्यूल क्या है, अट्रैक्ट है, इसकी सतह पर अंदर तो जाने का काम ही नहीं है। और एक चीज और है, ये क्या है, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब है कि वापस इसको हटा सकता हूं, ये हो गया उत्क्रमणीय। ठीक है, अब वहां पर क्या है, यहां पर एक शर्त तो ये है कि मल्टी लेयर नहीं बनेगी। क्या नहीं बनेगी, मल्टी लेयर नहीं बनेगी। और इनको एक बार अगर इसके पदार्थ की सतह पर आकर चिपक गए तो वापस इसको नहीं हटा पाएंगे, तो ये क्या हो गया, अनुत्क्रमणीय। क्या हो गया, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, अनुत्क्रमणीय। अब अनुत्क्रमणीय इसमें क्या होगा कि जैसे केमिकल बॉन्डिंग होता है ना, जो एटम के बीच में, जैसे कि मॉलिक्यूल है ये यहाँ पर दूसरे टाइप के जो है, जो भी मॉलिक्यूल आके जुड़ जाए, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, बॉन्डिंग हो रही है। जैसे कि यहाँ के मॉलिक्यूल जो सरफेस मॉलिक्यूल अपन बात करते हैं कि कोई भी एटम कहीं ना कहीं किससे जुड़ा रहता है, बॉन्ड से जुड़ा रहता है, बॉन्डिंग रहती है, एटम एटम के बीच में क्या रहती है, बॉन्डिंग रहती है। तो यहाँ पर जो क्या होता है कि यहाँ पर बॉन्डिंग हो जाती है, क्या हो जाती है, बॉन्डिंग हो जाती है। एटम एटम के बीच में अट्रैक्शन रहता है, कौन सा, वान डेर वाल्स अट्रैक्शन होता है। यहाँ पर इस एटम के दूसरा जो पदार्थ है उसके जो एटम है, वो एटम इस जो पदार्थ है इसके एटम के साथ में क्या कर लेते हैं, कुछ न कुछ बॉन्डिंग बना लेते हैं। अब कुछ न कुछ बॉन्डिंग बना ली भैया, एटम ने यहाँ पर बॉन्डिंग बना ली, तो बॉन्डिंग बनाने के बाद में उस बॉन्डिंग को तोड़ना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रासायनिक अधिशोषण क्या है, अनुत्क्रमणीय हो गया। अब एक लेयर बन गई, अब दूसरी लेयर यहाँ पे कहाँ, दूसरा जो एटम आ रहा वो तो उसको जगह नहीं मिल रही इसके यहाँ जुड़ने की, वो तो इसके ऊपर जुड़ ही नहीं पाएगा, है ना, इसके ऊपर नहीं जुड़ पाएगा। अगर इसके ऊपर जुड़ेगा तो वो तो भौतिक अधिशोषण हो गया एक तरह से। तो यहाँ पर जब रासायनिक अधिशोषण की हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक लेयर बनने के बाद में दूसरी लेयर, उसके बाद में ऊपर लेयर नहीं बनती है रासायनिक अधिशोषण में, जबकि भौतिक अधिशोषण में मल्टी लेयर बनती है, कई परत जो है बनती है। और इसमें कौन सा अधिशोषण होता है, ये अनुत्क्रमणीय है, ये उत्क्रमणीय है। कौन सा है, ये उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल है, उत्क्रमणीय है। और ये वाला जो क्या है, अनुत्क्रमणीय है। मेरी बात को समझ रहे होंगे आप। देखो अब बात करते हैं भौतिक अधिशोषण। जब यदि अधिशोष्य, अधिशोष्य किसको कह रहे हैं, ये वाला जो पार्टिकल है ये अधिशोष्य के, अधिशोष्य किसी सतह से, ये सतह हो गई, किसी सतह से वान डेर वाल्स बलों द्वारा बंधा है तो अधिशोषण को भौतिक अधिशोषण कहते हैं। इसे वान डेर वाल्स अधिशोषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भौतिक अधिशोषण को। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि वान डेर वाल्स अधिशोषण किसे कहते हैं, तो भौतिक अधिशोषण को वान डेर वाल्स अधिशोषण भी कहते हैं। अब बात करें रासायनिक अधिशोषण, तो इस प्रकार के अधिशोषण में अधिशोष्य के अणु, अधिशोष्य के अणु, अधिशोषक, ये अधिशोषक हो गया, अधिशोषक की सतह पर उन बलों या बंधों द्वारा रोके जाते हैं जो कि सामान्य रासायनिक बंधन में प्रयुक्त होते हैं। इसे लेग्यूमर, लेग्म्योर अधिशोषण भी कहते हैं, इसे लेग्म्योर अधिशोषण भी कहते हैं। याद रखना भैया। दूसरा पॉइंट, यह कम ताप पर संपन्न होता है। भैया टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहां से जो अधिशोष्य है वो क्या हो जाएगा, हटने लग जाएगा। तो यह कम ताप पर संपन्न होता है और ताप बढ़ाने पर कम होता है। भैया कोई भी केमिकल रिएक्शन बात करते तो वहां पे क्या, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन अच्छी होगी। तो रासायनिक अधिशोषण में यह उच्च ताप पर संपन्न होता है केमिकल। ठीक है, यह उच्च ताप पर संपन्न होता है। अगला, यह प्रक्रिया उत्क्रमणीय है, मतलब इसको वापस से हटा सकता हूं, इसको वापस से हटाना, चिपक गया वापस हटा दिया, क्या हो गया, ये उत्क्रमणीय। यह प्रक्रिया अनुत्क्रमणीय है। कई आणविक सतहें बनती है, परतें बनती हैं, तो कई परतें बन जाती है, इसके ऊपर एक लेयर आके जमने लग जाती हैं और उसमें एक आणविक सतह बनती है। दाब वृद्धि, अगर प्रेशर अप्लाई होगा
तो और ज़्यादा अधिशोषण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दाब वृद्धि के साथ अधिशोषण के वेग में वृद्धि उच्च दाब पर अधिक होगी। जितना ज़्यादा दाब होगा भौतिक अधिशोषण उतना ही अधिक होगा। दाब वृद्धि के साथ अधिशोषण के वेग में वृद्धि उच्च दाब के साथ में, जितना हाई प्रेशर होगा तो बॉन्ड टूटेंगे, तो उच्च दाब के साथ में क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो दाब वृद्धि के साथ अधिशोषण के वेग में वृद्धि उच्च दाब के साथ में कम होती जाती है। उल्टा है, ये उल्टा चल रहा है। अब देखो, सतह यौगिकों का निर्माण नहीं होता है। भैया सतह यौगिक मतलब यौगिक कब बनेगा, जब कोई रिएक्शन होगी तो यौगिक बनेगा। अब यहां पर ये तो सिर्फ आके चिपक गए वान डेर वाल्स अट्रैक्शन फोर्सेस के द्वारा, कोई इनके तो साथ में कोई बॉन्डिंग तो हुई नहीं, तो कोई यौगिक नहीं बनेगा। और यहाँ पे क्या हो रहा भैया, इसके एटम और इसके एटम, जो अधिशोषक और अधिशोषक के एटम बीच में क्या बना, एक बॉन्डिंग बना ली। बॉन्डिंग बना ली तो सतह पर कोई दूसरे ही यौगिक का निर्माण हो गया, कोई दूसरा ही यौगिक बन गया, तो नए यौगिक का निर्माण हो जाएगा किसमें, रासायनिक अधिशोषण में। ठीक है, तो सतह यौगिकों का निर्माण नहीं होता है। इसमें क्या बोलेंगे, अधिशोषक व अधिशोषित के मध्य, अधिशोषक और जो अधिशोषित हो रहा है, ठीक है, अधिशोषित के मध्य सतह यौगिक बनते हैं। क्या होता है, बनते हैं। अब ये विशिष्ट नहीं होते हैं, कोई विशिष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, जम रहा, ठीक है, भौतिक अधिशोषण एक नॉर्मल प्रोसेस है, तो ये विशिष्ट नहीं होते। और ये विशिष्ट होते हैं, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रकार के यौगिक बनेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, ये विशिष्ट होते हैं। जो अधिशोष्य होगा अलग अलग होगा तो अलग अलग प्रकार के कंपाउंड भी बन जाएंगे। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से होगा अधिशोषण, तो ये क्या हो जाएंगे, स्पेसिफिक होता है। केमिकल एड्सॉर्प्शन, रासायनिक अधिशोषण स्पेसिफिक होता है। अगला है अधिशोषण ऊष्मा का मान। इसके लिए अधिशोषण ऊष्मा का मान क्या होता है, कम होता है। भैया बॉन्डिंग तो बन नहीं रही है तो एनर्जी कम उत्सर्जित होगी, तो अधिशोषण ऊष्मा का मान कम होता है, 20 से 40 किलो जूल पर मोल होता है। और इसमें तो बॉन्डिंग बन रही है तो ऊर्जा तो उत्सर्जित होनी है, तो अधिशोषण ऊष्मा का मान अधिक 40 से 400 किलो जूल प्रति मोल होता है। समझ में आ रहा होगा। लास्ट पॉइंट बचा है, ध्यान से समझिएगा। अधिशोषण की मात्रा गैसों के द्रवित होने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। अब जैसे कि कोई गैस, अगर गैस के मॉलिक्यूल हैं और वो इस पदार्थ पर आकर क्या हो रहे हैं, अधिशोषित हो रहे हैं, इस पदार्थ पर आकर अधिशोषित हो रहे हैं, तो गैसों के द्रवित होने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। अतः शीघ्र द्रवित होने वाली गैसें, अगर गैस अगर शीघ्र द्रवित हो जाती है तो वो क्या है, जल्दी से आके चिपकेगी। तो अधिशोषण की मात्रा गैसों के द्रवित होने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। अतः शीघ्र द्रवित होने वाली गैसें शीघ्रता से वह अधिक मात्रा में अधिशोषित होगी, और जो वेपर के रूप में रहेगी, द्रवित नहीं हो रही है, तो वो तो दूर दूर जाएंगी मॉलिक्यूल गैस के। ठीक है, और शीघ्र द्रवित हो जाएगी तो उस पदार्थ के ऊपर जल्दी से आके क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी, मल्टी लेयर बन जाएंगे। गैस के मॉलिक्यूल उस पदार्थ पर आके धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। लेकिन इसमें क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ध्रुवीकरण की सरलता व अधिशोषण में कोई संबंध नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ध्रुवीकरण की सरलता, उस गैस के ध्रुवीकरण से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। धीरे धीरे वो तो अपने हिसाब से हो, एक वन लेयर बन रही है, एक आणविक सतह बन रही है, वो बन जाएगी। तो ध्रुवीकरण की सरलता व अधिशोषण में कोई संबंध नहीं है। किसमें, रासायनिक अधिशोषण में। और ये हो गया भौतिक अधिशोषण। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है साथियों, आज बहुत अच्छी तरह से अपनों ने शुरुआत करी है। सतह रसायन का ये पहला लेक्चर था। इसके बाद में कंटिन्यू आपके पास लेक्चर एक के बाद एक आते जाएंगे, और सिस्टमेटिक आप नोट्स बनाते हुए तरीके से पढ़िए, है ना। ठीक है, अपनी सीटिंग, अपनी जगह बनाइए बैठने की, और कान में ईयरफोन लगा के कॉन्सेंट्रेट होके पढ़िए, तभी आपको पढ़ने का मज़ा आएगा। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।